गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन आज पढ़ेंगे इतिहास का पार्ट 2। पार्ट 2 को सारणियों के माध्यम से मैंने एक वीडियो दिया था आपको। उसमें जो है सल्तनत काल के बारे में बता दिया था कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। उसका काल कहाँ से कहाँ तक था और कौन से वंश में कौन कौन शासक थे, उनका काल क्या था, ये सब हमने सारणी के माध्यम से पहले वाले वीडियो में देख लिया था। पाठ की शुरुआत ही हमने वहीं से की थी, तो आपके समझ में आया होगा। अब हम उनको विस्तृत पढ़ेंगे इस पाठ में। उसमें देखो, पार्ट 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक की इतिहास की घटनाएं हैं इस पाठ में अपने। और शुरू हो जाती है 1206 से, लेकिन हमने जो है थोड़ा उसमें 712 ईस्वी से ही देखा था। जो मुस्लिम आक्रांता थे हमारे यहाँ पर, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, जिसने जो है सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। उसके बाद जो है महमूद गजनवी आया था 1000 में, और 1000 से 1025 ईस्वी तक जो है मोहम्मद गजनवी रहा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम, फिर आता है महमूद गजनवी। इसका काल 1025 ने इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और इसके बाद है आपके मोहम्मद गोरी। कौन आया? मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी। तो ये जो आक्रांता थे मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गोरी, इनका उद्देश्य यहाँ पर धन लूटना था सिर्फ। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी है जो 1174 में आया था, ये मैंने आपको बता दिया है। और मोहम्मद गोरी जब यहाँ आया, इसका भी उद्देश्य धन लूटना ही था। बचपन में ही इसने जो है हिंदुस्तान की वैभवता और संपन्नता के बारे में ये सुनता था बचपन में। तभी इसने मानस बना लिया था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो भारत पर आक्रमण जरूर करूंगा। और इसने किया, और यहाँ से अपार धन संपदा लूट के गया। तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, ये तो धन संपदा लूट के ही चले गए। यहाँ पर अपना शासन भी, सत्ता भी स्थापित की थी, लेकिन स्थायी सत्ता इन्होंने स्थापित नहीं की, लूटपाट के यहाँ से चले गए। मोहम्मद गोरी ने सत्ता स्थापित की, लेकिन खुद यहाँ नहीं रहा। इसने क्या किया कि यहाँ की सत्ता दिल्ली तक पहुंच गया है, तो दिल्ली तक पहुंचकर वहां पर शासन कर लिया। और 1192 पर तराइन के युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान को, और वहां अधिकार कर लिया दिल्ली पे। उसके बाद 1194 में जयचंद को हराया, और इस तरह से जय वापस अपने देश जाने लगा। और जब अपने गौर प्रदेश गया तो यहाँ की सत्ता अपने ही एक विश्वसनीय दास, और जो इसकी सेना में प्रमुख सेनापति भी था, तो उसको जो है यहाँ की सत्ता देकर ये चला गया। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली में जो है दास वंश की स्थापना, इसे ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, गुलाम था, इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है। और दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का दास। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में अपना दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का काल है आपके 1206 से 1206 से आता है दिल्ली सल्तनत का काल। देखो, 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जानने की बात है यहाँ पर कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था। ये मोहम्मद गोरी का दास बनकर ही दिल्ली पर शासन करता रहा। प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश बना था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जो इसका दामाद था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसकी पुत्री थी सुल्ताना, उसका पति था इल्तुतमिश। तो इसने अपने दामाद को यहाँ का शासक बना दिया था। और प्रथम सुल्तान ही इल्तुतमिश ने ही अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया था। फिर इसके बाद आता है इल्तुतमिश के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, लेकिन इल्तुतमिश ने चारों पुत्रों में से किसी को भी शासक नहीं बनाया। अपनी पुत्री रजिया को दिल्ली सल्तनत की शासिका वो बनाया, क्या कहते हैं, इनके शासिका बनाया, सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान, रजिया सुल्तान उसका नाम है। तो 4 बेटों को नहीं बनाया, पुत्री को बनाया। और उस समय मुसलमानों में प्रथा प्रथा थी, तो जो है इसके बेटे और इसका जो एक इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का एक गुट भी बनाया था, जिसको चहलगानी कहा जाता है। 40 अमीरों का गुट जो राजकाज में जो सुल्तान की सहायता करता है। तो वो चहलगानी, वो 40 अमीरों का जो गुट था, उसके प्रशासन में, वो भी उससे नाराज हो गया
एक महिला को शासिका बनाने से, सुल्तान बनाने से, कि अब उनको उनकी उसकी बात, महिला की बात माननी पड़ती। इसके भाई भी नाराज हो गए। तो अब रजिया में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने इसका उसका साथ नहीं दिया, और बाद में जो है इसके भाइयों ने थोड़ा थोड़ा शासन किया। उसके बाद बलबन शासक बना। इस तरह दास वंश पर 4 शासकों ने शासन किया। इनकी क्या घटनाएं हैं जो हम देखेंगे अभी। अब सबसे पहले अपन देखते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। तो इसको देखो, किताब खोल लो, अंडरलाइन करो, यामिनी इल्बरिया गुलाम वंश या दास वंश। दास वंश तो है ही, इसके और नाम क्या है? यामिनी इल्बरिया गुलाम वंश। ये 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है आपके। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल है 1206 से 1210 तक। ये काल सारे सारणियों में, सारणी जो बताई थी मैंने आपको समझा दिए थे, आप वहां से याद करोगे सभी शासकों के काल। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अराउंड 1206 में हुआ। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि लाख बख्श दिल्ली के किस शासक को कहा जाता है? तो उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न कहा जाता है इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल, इसमें अंडरलाइन कर लो, कुतुब मीनार की पहली मंजिल कुतुब मीनार ने बनवाई, और शेष भाग जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और 1 मंजिल बनाई। पूरी किसने की? इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया? एक सूफी ख्वाजा संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनवाई। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन है इसके। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है, सन 1210 में चौगान में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया पोलो खेलते हुए। ठीक है। तो इसके 1 नंबर के 2-3 प्रश्न बन रहे हैं, वो आप ध्यान में रखोगे। इल्तुतमिश देखो, 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का काल है। ये ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। पुत्री थी इसकी सुल्ताना, उसका पति था ये। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। इस पे अंडरलाइन कर लो, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। और इसी ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये भी प्रश्न बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इस तरह थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो, 1226 ईस्वी, ये 1 नंबर का संगठनकर्ता का प्रश्न कर लिया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1223 में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालौर पर भी इसका अधिकार हो गया। ख्वारिज़म शाह के पुत्र मंगवर्नी की सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल ले ली। देखो, ये भी इसके जीवन काल की एक घटना है कि ख्वारिज़म शाह का पुत्र था मंगबरनी, उसकी सहायता इसने नहीं की इल्तुतमिश ने, जिससे इसने क्या किया? चंगेज खां से दुश्मनी मोल ले ली। चंगेज खां कौन था? बाबर जिसका वंशज था वो चंगेज खां था। तो उसकी सहायता नहीं की, तो जो है उनसे मुगलों से दुश्मनी मोल ले ली। किसने? इल्तुतमिश ने। और एक प्रश्न इसका यहाँ पर, 40 अमीरों का गुट इसी ने बनाया था, इल्तुतमिश ने, जो चहलगानी के नाम से जाना जाता है। और 40 अमीर जो दरबार में बैठते हैं सुल्तान के और प्रशासन कार्य में सुल्तान का सहयोग करते हैं, वो थे। अब इसके बाद देखो, रजिया सुल्ताना, 4 पुत्र थे इसके, लेकिन इसने जो है अपनी पुत्री रजिया को जो है दिल्ली की दिल्ली का सुल्तान बनाया। उसमें देखो आप, रजिया का काल है 1236 से 1240 तक। एक महिला होने के नाते इससे जो है वो 40 अमीर और इसके जो भाई थे, बड़ा भाई, ये कोई खुश नहीं थे इसके सुल्तानों से। इसका जो है शासनकाल 4 साल का था, संघर्ष भरा रहा। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। रजिया सुल्तान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, 4 अंक का प्रश्न, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी है। उधर तो 1 नंबर के ही बने थे। देखो, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी।
रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था, उसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परमारवादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। जो कट्टर तुर्की थे ना मुसलमान, उन्होंने महिला होने के नाते इनका विरोध किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा, कोट व कुलाह टोपी पहनने लगी थी। कौन? रजिया पुरुष के वेश में दरबार में आती थी वो। तो वो जो 40 अमीर और वो जो थे वो इसका विरोध करते थे। उसने मलिक जमालुद्दीन याकुत, अबिसिनियाई निवासी और अमीर अखुर असुसाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर और नाराज हो गए। इसने क्या किया? शासक बनने के बाद जो है पुरुष के वेश में रहने लगी, दरबार में आने लगी, और इसने जमालुद्दीन याकुत जो था अबिसिनिया निवासी जो था वो, और अमीर अखुर जो था उसको असुसाला का प्रधान नियुक्त कर दिया, जिससे तुर्की अमीर जो थे वो 40 अमीर वो और नाराज हो गए। सरिंद के शासक ने विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकुत की हत्या कर दी। उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो सरिंद का जो शासक था उसने जो है विद्रोह को शांत करने के अभियान में उसने क्या किया? याकुत की हत्या कर दी। इसने विवाह भी कर लिया था उससे। बाद में रजिया सुल्ताना ने अल्तुनिया से अल्तुनिया कौन था? जो ये अमीर अखुर असुसाला का प्रधान, और ये जो ये अल्तुनिया था उससे, जो इसमें ये सरहिंद के जो शासक थे ना, उसने जो याकुत की हत्या कर दी। तो इसने फिर अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। अल्तुनिया से इसने विवाह कर लिया, लेकिन जो है ये एक विजय के बाद वापस लौट रहे थे, तो उससे उसकी दोनों की, अल्तुनिया की और इसकी जो है हत्या कर दी गई। परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। अब 1240 से 1242 तक इसका एक भाई बहराम शाह था, वो शासक बना। 1242 से 1246 ईस्वी तक मसूद शाह दूसरा भाई था, वो शासक बना। और 1246 से 1265 ईस्वी तक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। देखो होता क्या है कि पहले तो इल्तुतमिश ने अपने काल में ही जो है अपनी पुत्री को शासिका घोषित कर दिया था, लेकिन इसका जो बड़ा भाई था वो क्या नाम उसका ऊपर आया था ना, ये फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये था। तो इसकी इसने हत्या करवा के खुद शासक बन गई। ये तो बहुत कम समय ही रहा था। और उसके बाद इसने ये अल्तुनिया याकुत इससे जो है इनसे संपर्क रखा, और ये इसने जो है अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया, लेकिन अमीरों का सहयोग न मिलने के कारण उन्होंने जो है सरिंद के विद्रोह में याकुत की भी हत्या कर दी, और इसने फिर अल्तुनिया से विवाह कर लिया। तो अल्तुनिया और रजिया दोनों की ही इन्होंने हत्या करवा दी, ऐसे विद्रोह वो षड्यंत्र रच के। और उसके बाद जो है उसका भाई जो था वो बहराम शाह शासक बन गया, फिर मसूद शाह बन गया, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद बन गया। ये अयोग्य और कमजोर शासक थे। तो इनके शासनकाल में जो 40 अमीरों का गुट था उनमें ही था एक बलबन। बलबन जो है बड़ा चतुर और थोड़ा शक्तिशाली था, सेना पर भी उसका प्रभाव था। तो उसने क्या किया कि नसरुद्दीन शाह जो रजिया का छोटा भाई था उसकी हत्या कर दी। शासक था ना वो, उसकी हत्या कर दी, और खुद बलबन जो है वहाँ का दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। इस पे अंडरलाइन कर लेना कि बलबन शासक कैसे बना? नसरुद्दीन मोहम्मद की हत्या करके जो है बलबन शासक बन गया। बलबन बलबन बड़ा ही अनुशासित शासक था वो, और दरबार में अनुशासन को पूरा महत्व देता था। उसने जो है कई नियम दरबार के बना रखे थे। सजीदा और पोबाज जैसी प्रथाएं उसने चलाई थी, और बहुत ही मतलब दरबार में हंसना मना था। लोग हंस नहीं सकते थे, हंसी मजाक नहीं कर सकते थे। यहाँ तक ऐसा कहते हैं कि खुद भी नहीं हंसता था। और इसकी एक पुत्र की हत्या का पता इसको जो है दरबार में चला, लेकिन वहाँ भी इसने ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। यानी इसका मतलब था कि भाई दरबार में बैठे हैं वहाँ पर, तो वो वहीं की बात होनी चाहिए, उसी से संबंधित बात होनी चाहिए, और कोई बात नहीं होनी चाहिए। सजीदा और पोबास में जो है सम्राट का सम्मान करना, जो सुल्तान था उसका सम्मान करने की ये प्रथाएं हैं कि वो जो है जो भी दरबार में आता है वह झुककर घुटनों के बल बैठकर उसके पैर चूमना, इस तरह की कोई प्रथाएं थी। और एक तो ये आ जाता है 1 नंबर का प्रश्न कि सजीदा और पोबास ये प्रथाएं किस शासक ने चलाई। और मुख्य 2 प्रश्न इसके 4-4 नंबर के बनते हैं बलबन के। एक तो आएगा आपके बलबन का राजत्व सिद्धांत, बलबन का
राजत्व सिद्धांत, और एक है बलबन की रक्त और लोह नीति। तो ये हम पढ़ेंगे। अब देखो, बलबन का काल आता है आपके 1265 से 1296। 1296 न करके ये 1290 ही है। वैसे बलबन तो 1286 में ही मर गया था, तो बलबन का 86 कर लो आप यहाँ। बलबन 1265 से 1286 तक रहा। उसके बाद उसका भतीजा केकुबाद, और उसके बाद क्यूमर्स, क्यूमर्स शासक बना दास वंश का। फिर क्यूमर्स की भी हत्या उसी के जो है एक प्रधान सेनापति जलालुद्दीन ने की, और फिर दास वंश का अंत ही हो गया। तो देखो इसमें बलबन 1265 से 1286 कर लो, इसको 86, 96 है ना, उसकी जगह 86 कर लो। वैसे दास वंश 1290 तक था। देखो उलुग खां, बलबन का वास्तविक नाम था उलुग खां। इल्तुतमिश के चहलगानी, वही इल्तुतमिश ने बनाया था ना चहलगानी, 40 अमीरों का गुट, वो चहलगानी कहलाता था। 40, ये भी एक नंबर का प्रश्न बन जाता है आपके, चहलगानी क्या है? तो उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 अमीरों का जो गुट था उसे चहलगानी कहा जाता था। इल्तुतमिश के चहलगानी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। कौन? बलबन। बलबन भी उनमें से ही था, 40 अमीरों में से। वह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। उसने सजिदा और पोबास एक प्रथा है जिसमें सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना, जो भी दरबार में आता है इस तरह से करता। ये उसने क्या कर दी, प्रथा ही बना दी बलबन ने, कि जो भी दरबार में आएगा वो जो है ऐसा करेगा। देखो सजिदा और पोबास, और एक ये कर लो दीवाने आरिच। मंगोलों का सामना करने के लिए उसने कौन सा संगठन बनाया? दीवाने आरिच। मंगोल कौन? वो चंगेज खान वो आ गए थे ना इल्तुतमिश के समय, ऊपर बढ़ा था इल्तुतमिश ने हमने। तो सजिदा और पोबास क्या है? ये भी एक नंबर का प्रश्न बनेगा, अंडरलाइन कर लो। दरबार में शुरू किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोहा और रक्त की नीति अपनाई। यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा आपके। दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया था बलबन ने, और लोहा और रक्त की नीति अपनाई। अब लोहा और रक्त की नीति क्या है? ये 4 अंक का प्रश्न बनेगा आपके। इसमें क्या होता था लोहा और रक्त की नीति में, कि बलबन जिन प्रदेशों को जीतता उन प्रदेशों के पुरुषों को क्या करता, इन पुरुषों को तो मरवा देता था, और स्त्री और बच्चों को दास बना लेता था। इस तरह की नीति थी इसकी। उसने शत्रुओं के प्रति लोहा और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था, वह बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बना लिया जाता था। ये थी लोहा और रक्त की नीति, जिसमें कि एक बार किसी भी क्षेत्र को इसने जीत लिया तो जो पुरुषों को बंदी बनाकर उनकी तो हत्या करवा देता, और महिलाओं और बच्चों को अपना गुलाम बना लेता, जिससे कि आने वाले समय में उस क्षेत्र में वापस इसके विद्रोही पैदा न हो, वो दास बन जाते बच्चे। भाई बड़े होकर अगर विरोध करे तो कैसे करते, उनको दास बना लेता था। तो ये क्या थी? बलबन की लोहा और रक्त की नीति। और लोहा और रक्त की नीति से ही इसने दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे को क्या किया था? सुदृढ़ किया था, जिससे कि इससे संघर्ष करने वाले रहे ही नहीं। तो ये 4 अंक का बनेगा प्रश्न, लोहा और रक्त की नीति का। आगे देखो, 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन 1286 में मर गया, और उसके बाद मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। वो अमीर जो थे ना आपस में, वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। उसके बाद के बताया मैंने कि केकुबाद बनता है शासक बलबन के बाद, और केकुबाद के बाद आता है क्यूमर्स। फिर क्यूमर्स का वध, ये आपस में ही लड़ते रहते थे, 40 अमीरों का गुट जो था ये। और दिल्ली सल्तनत में दास वंश का शासन कमजोर पड़ गया, और इसके बाद केकुबाद के बाद क्यूमर्स शासक बना। उसका वध 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? इसी के सेना का सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी, किसके? क्यूमर्स के। तो ऐसे कमजोर शासकों को और इस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते देख के, मौका देख के उसने क्यूमर्स का वध कर दिया, और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरह दास वंश का अंत हो गया। अब देखो आगे देखो, यहाँ अंडरलाइन कर लेना कि बलबन तो 1286 में मर गया, लेकिन दास वंश का अंत
1290 में किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स का वध करके दास वंश का अंत कर दिया और खिलजी वंश की स्थापना कर दी। आगे देखो, बलबन का राजत्व सिद्धांत, ये याद रखोगे आप 1290 का। अब एक ये भी 4 अंक का प्रश्न बनता है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था। देखो, राजत्व सिद्धांत क्या था, यहीं से उत्तर भी यहीं से होगा कि बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। इसमें बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, जो साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व रखता है। वह ईश्वर प्रदत्त गुणों से युक्त है, जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह था बलबन का राजत्व सिद्धांत। क्या था? बलबन का राजत्व सिद्धांत। इसमें बलबन का जो ये मत था, वो ये मानता था बलबन कि राजा जो है वो साधारण जनता से अलग होता है और ईश्वर जो है पृथ्वी पर राजा को जनता पर जो है शासन करने के लिए भेजते हैं, और राजा का व्यक्तित्व साधारण जनता से अलग होता है। वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त होता है, और अगर जनता राजा का निरादर करती है या राजा की बात नहीं मानती है तो वो ईश्वर का अपराध करती है। इस तरह से इसका मत था, और इसी को क्या कहा गया? बलबन का राजत्व सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा 4 नंबर का प्रश्न बनेगा आपके, ठीक है। राजत्व सिद्धांत का ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जो है शासक को भेजता है ईश्वर धरती पर जनता पर शासन करने के लिए, और जनता को उसकी बात माननी चाहिए। ये राजत्व सिद्धांत में आएगा। बलबन तुर्क अमीरों के, यहाँ तक है राजत्व सिद्धांत का। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था, इस कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखे, कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोर डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। इस पे भी हम अंडरलाइन कर लो। बलबन खुद अमीरों के गुट में से था ना, तो बलबन तुर्क अमीरों को विद्रोह से परिचित था। कैसे जो है अमीरों ने रजिया का विद्रोह किया था, विरोध किया था उसका, कैसे उसको मरवा दिया, ये सारी चीज बलबन को पता थी। तो वो जब शासक बना, खुद भी ऐसे ही बना था नासिरुद्दीन शाह को मारकर, तो शासक बना तो उसने जो है उन अमीरों पर पूरा नियंत्रण रखा और कठोर अनुशासन दरबार में बनाए रखा। इसका भी ध्यान रखोगे आप। और उसके कार्य देखो, कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोर डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। ये भी पूछे जा सकते हैं आपको। तो बलबन में से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कोई सा भी बन सकता है। लोहा और रक्त की नीति का, राजत्व सिद्धांत का, या बलबन का परिचय दीजिए और उसके अनुशासन और कार्यों के बारे में बताइए। इस तरह का कोई सा भी प्रश्न आपका बलबन का बन सकता है। तो बलबन को आप अच्छे से याद करोगे। 4 अंक का आपका रजिया सुल्ताना का भी बन सकता है कि रजिया सुल्तान का मूल्यांकन कीजिए। ये पाठ के पीछे भी है आपके प्रश्न, तो आप ध्यान रखोगे। ये हो गया अपना दास वंश। अब हम अगले वीडियो में खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, वो इसमें आ गया 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने दास वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को मारकर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दास वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। उसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की, दास वंश का अंत किया और खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, आज के जो प्रश्न मैंने बताए वो करना, वैसे मैं भेज दूँ।